अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फ़िरोज़ बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी इंग्लिश चैनल 786। स्टूडेंट्स, हमने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की एग्ज़ाम की तैयारी शुरू की हुई है और मैं आपको मुख्तलिफ़ हिस्ट्री से एजेस उठा के दे रहा हूँ। हर वीडियो के अंदर कोई ना कोई एज आपको बता रहा हूँ और मैं बाकी यूट्यूब चैनल्स की तरह काम नहीं कर रहा कि उन्होंने गैर ज़रूरी चीज़ें भी बच्चों को बताई हुई हैं। बच्चे ख़ुद ही उनमें से चीज़ें कशीद करके बेचारे लिखते फिर रहे हैं। मैंने ऑलरेडी चीज़ें प्योरीफाई करके एग्जैक्टली वो मटेरियल वीडियो में डाला है जो बहुत ज़रूरी है और जो एग्ज़ाम के लिए इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। तो लिहाजा मैंने एग्ज़ाम सीरीज़ के नाम से ही ये सीरीज़ शुरू की हुई है कि मैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को एक सीरीज़ के अंदर आपके सामने पेश कर रहा हूँ और हर एक मेरी वीडियो किसी ना किसी एज की तैयारी इंशाल्लाह करवाएगी। आज की जो हमारी वीडियो है वो लिटरेचर की इंतहाई इम्पॉर्टेंट तरीन एज के बारे में है और वो है रोमांटिक एज। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सवालात पूछे जाते हैं आपके इम्तिहान का, चाहे कोई भी लेवल हो, आपकी कोई भी क्लास हो, आपको इस एज के बारे में लाजमी सवालात पूछे जाएंगे और आपको इस एज के बारे में बहुत कुछ पता होना चाहिए। और ये बात शायद आपके लिए हैरानी के बायस हो कि शायद इस वीडियो के ऊपर मेरी सबसे ज़्यादा मेहनत लगी है, क्योंकि इस वीडियो को, इस रोमांटिक एज को तैयार करने में मुझे बहुत ज़्यादा सर्च करनी पड़ी है। बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट्स थे जो किताबों में या यूट्यूब के चैनल्स पर या फिर नेट के ऊपर या जगह जगह जो मेरे पास जो ज़राए थे, बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट्स थे जो आधे अधूरे बयान किए गए थे और मजबूरन मुझे बहुत ज़्यादा सर्च करनी पड़ी ताकि मैं अपने स्टूडेंट्स के सामने कोई प्रॉपर चीज़ लेकर आऊँ। मैं ये रोमांटिक एज 2 वीडियोस में आपको बयान करूँगा, लेकिन ये ना समझिएगा कि मटेरियल ज़्यादा है तो मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। मटेरियल बहुत मुनासिब है लेकिन उसको एक्सप्लेन करने में 2 वीडियोस मुझे लगेंगी। मटेरियल तो उतना ही है जितना अपने पेपर में लिखना है, मटेरियल मैंने बहुत ज़्यादा नहीं डाला हुआ। तो शुरू करते हैं जनाब हमारी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की एग्ज़ाम सीरीज़ की वीडियो नंबर 2। वीडियो नंबर 1 मैंने एलिज़ाबेथन ड्रामा पे बनाई है, वो मैंने अपने चैनल पर दी हुई है और वो बहुत अच्छे व्यूज़ ले रही है। उम्मीद करता हूँ कि ये एज भी आपको बहुत अच्छे से मैं इंशाल्लाह समझाऊँगा। तो जनाब इसका नाम है रोमांटिक एज, रोमानवी दौर। इसके बहुत सारे और भी नाम हैं, इंशाल्लाह वो भी मैं आपको वीडियो के दौरान बताऊंगा। सवाल ये बनेगा इसका, जिस फॉर्म में ये अक्सर एग्ज़ाम में ये एज पूछी जाती है। क्वेश्चन है जी, रोमांटिक एज वाज एन एज ऑफ पोइट्री, प्रूव द स्टेटमेंट। रोमांटिक एज जो थी वो शायरी की एज थी। रोमांटिक दौर जो था वो शायरी का ही दौर था। बाकी भी मतलब चीज़ें इसके अंदर थी, ड्रामा, क्रिटिसिज्म, नावल वगैरह, लेकिन वो उनको ना होने के बराबर अहमियत मिली। सबसे ज़्यादा जो मशहूर व मारूफ हुआ वो योनरा हुआ शायरी का। शायरी इस ज़माने की बहुत मशहूर हुई। तो हमने इस स्टेटमेंट को साबित करना है कि ये जो दौर था, रोमांटिक एज का जो दौर था, ये पोइट्री का ही दौर था। हमने इसको साबित करना है। तो मेरी इस वीडियो के अंदर ज़्यादा फोकस भी पोइट्री के ऊपर ही रहेगा। बाकी चीज़ों को, नावल, ड्रामा वगैरह जो भी इस दौर में लिखे गए, मैं उनको ज़्यादा टच नहीं करूँगा। तो उसके लिए मैं इंशाल्लाह कोई और वीडियो में ज़रूर डिस्कस करूँगा। मेरा प्रॉपर प्लान है कि एक वीडियो में इंशाल्लाह उन चीज़ों पर भी डिस्कस करूँगा जिन चीज़ों को इस दौर के अंदर ज़्यादा अहमियत नहीं दी गई, यानी कि नावल, ड्रामा, क्रिटिसिज्म, प्रोज़ वगैरह। तो फ़िलहाल रोमांटिक पोइट्री के ऊपर मेरी ये वीडियो है जो इस एज का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल बुखारी इंग्लिश चैनल 786 को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ ताकि उनका भी एग्ज़ाम्स के हवाले से कुछ भला हो जाए। जी बाकायदा जनाब अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले बहुत ज़रूरी है कि हम रोमांटिक एज की, रोमांटिसिज्म की डेफिनेशन ज़रा देख लें। तो ये डेफिनेशन है जी, अ मूवमेंट इन द आर्ट्स एंड लिटरेचर that originated in the late 18th century, emphasizing inspiration, subjectivity and the primacy of man। ये एक ऐसी तहरीक है, रोमांटिसिज्म जो थी ये एक ऐसी तहरीक थी कि जो आर्ट्स में चली, लिटरेचर में चली, जो 18वीं सदी में बहुत लेट स्टार्ट हुई और जिसका ज़्यादा ज़ोर है इंस्पिरेशन पर
और सब्जेक्टिविटी पर और प्राइमेसी ऑफ मैन पर। यानी ये एक तहरीक है जो आर्ट्स और लिटरेचर में शुरू हुई, ये 18वीं सदी के आखिर में शुरू हुई, यानी 1790s में ये शुरू हुई थी। एग्जैक्ट डेट्स वगैरह भी मैं इंशाल्लाह आगे आपको बता रहा हूँ। तो 18वीं सदी में बहुत ये लेट शुरू हुई है, आर्ट्स और लिटरेचर में ये शुरू हुई है। और जनाब ये बहुत ज़्यादा ज़ोर देती है इंस्पिरेशन पर कि मुतासिर, ये पोइट्री जो थी बहुत सारे सोर्सेज से मुतासिर थी, तो ये मुतासर होने पर बहुत ज़्यादा ज़ोर देती है। ये शायरी बहुत सारे ज़राए से मुतासर होकर लिखी गई थी। इसके अलावा इसके अंदर सब्जेक्टिविटी है कि आप अपने दिल की बात, अपने मन की बात बग़ैर किसी रुकावट के इस एज के अंदर शायरी में बता सकते थे। और इसके अंदर प्राइमेसी ऑफ मैन है, यानी इसके अंदर इंसान को बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई, कॉमन मैन को बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई। ये डेफिनेशन मैंने ली है जी गूगल से, ज़रिया मैंने ब्रैकेट में मेंशन कर दिया है। तो अब हमने इसको डिफ़ाइन कर लिया, डेफिनेशन इसकी दे दी। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं रोमांटिक एज की पहले पॉइंट की तरफ। फर्स्ट पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और वो ये है कि जी प्रॉब्लम विद स्टार्टिंग एंड एंडिंग डेट्स ऑफ रोमांटिक एज। इस डेट के बारे में एक मरना ये है, एक मसला ये है कि किसी को प्रॉपर पता नहीं चलता। जो मैंने किताबें देखी हैं और जो चैनल्स वगैरह सर्च किए और जो चीज़ें वगैरह मैंने देखी हैं, मुझे जो है वो लोग कंफ्यूज ही नज़र आए कि वो कहते हैं जी कि ये शुरू हुआ रोमांटिक एज 1798 में, जब ये डॉक्यूमेंट सामने आया, ये शेरी मजमुआ सामने आया, लिरिकल बैलेड्स, तब ये एज शुरू हुई। तो ये मजमुआ, शेरी मजमुआ सामने आया 1798 में। याद रहे इसके अंदर 23 नज़में थीं और ये दो बंदों ने मिलकर ये शेरी मजमुआ छपवाया था। वर्ड्सवर्थ साहब और कॉलेज साहब दोनों ही इस एज के बहुत माया नाज पोइट्स थे, बल्कि यूँ कहें कि वो इस एज के फाउंडिंग फादर्स थे, बानी थे। इन्होंने जनाब ये डॉक्यूमेंट, ये शेरी मजमुआ छपवाया और इस शेरी मजमुए में 23 नज़में लिखी थी, जिसमें वर्ड्सवर्थ की तरफ से 19 थीं और कॉलेज की तरफ से सिर्फ 4 नज़में थीं। और ये मजमुआ आया 1798 में और ये माना जाता है कि तभी ये एज प्रॉपर स्टार्ट हुई। लेकिन प्यारे दोस्तों, इस एज के बारे में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं और इसकी एंडिंग डेट के आगे मैंने ये सवालिया निशान डाला हुआ है कि ये एंड कब हुई, क्योंकि इसकी एंडिंग के बारे में भी बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज हैं। किसी ने कोई डेट दी है, किसी ने कोई डेट दी है। तो मेरी इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स ख़त्म हो जाएंगे। मैंने जो आम मशहूर है, इसकी स्टार्टिंग डेट्स 1798 ही लिखी है, लेकिन आगे इस पर भी डिबेट होगी इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर कि यही डेट है कि कोई और डेट है। तो इसकी एंडिंग डेट के हवाले से जो मशहूर डेटें लोगों ने किताबों में और मुख्तलिफ़ जगहों पर दी हैं, मैं उनकी वजह आपको बता देता हूँ। वो डेटें सारी ही ठीक हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा डेट ठीक है इसके एंड होने की, मैं वो भी आपके सामने बयान कर दूँगा। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि जी ये एज 1798 में शुरू होकर 1824 में ख़त्म हो गई ये एज। तो वो इसलिए ये बात करते हैं कि 1824 तक जितने भी सेकंड जनरेशन के रोमांटिक पोइट्स थे वो सभी उस वक़्त तक फौत हो चुके थे और उसके बाद 1824 के बाद कोई ख़ास काम सामने नहीं आ रहा था रोमांटिक एज का, तो लिहाजा समझा जाता है कि ये एज 1824 में ख़त्म हो गई थी। याद रहे, मैं अपनी सेकंड वीडियो में ये बात पढ़ाऊँगा कि रोमांटिक एज में पोइट्स के डिफरेंट ग्रुप्स थे। फर्स्ट जनरेशन थी, प्री रोमांटिक्स थे, फर्स्ट जनरेशन थी, सेकंड जनरेशन थी, लेकिन वो हम इंशाल्लाह आगे डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल आप ये समझें कि जी 1824 तक सेकंड जनरेशन के तमाम रोमांटिक पोइट्स की डेथ हो चुकी थी, मज़ीद कोई काम सामने नहीं आ रहा था। तो लोग कहते हैं कि जी 1824 को इस एज का एंड हो गया था। कुछ कहते हैं कि नहीं जी, ये एज तो 1832 में एंड हुई थी, क्योंकि तब इस एज के बहुत मशहूर हिस्टोरिकल नावल लिखने वाले राइटर सर वाल्टर स्कॉट की डेथ हो गई थी, तो उसके बाद कोई ख़ास काम सामने नहीं आया। कुछ लोग कहते हैं नहीं जी 1834 में इस एज की डेथ हो गई थी, ये एज ख़त्म हो गई थी, क्योंकि 1834 में एस.टी. कॉलरिज साहब, जिन्होंने इस एज का बाकायदा आगाज़ किया था वर्ड्सवर्थ के साथ मिलके, उनकी डेथ हो गई थी। कुछ लोग कहते हैं नहीं जी
ये एज 1837 में ख़त्म हुई, क्योंकि तब क्वीन विक्टोरिया की कोरोनेशन हुई, यानी कि ताजपोशी हुई, यानी कि वो इंडिया अपना इंग्लैंड की जो थी वो मलका बनी थी। तो उनके बाद तो विक्टोरियन एज शुरू हो गई थी, तो लिहाजा 1837 में रोमांटिक एज ख़त्म हो गई। लेकिन मुझे जो सबसे ज़्यादा इत्तफाक नज़र आया है और मुझे जो सबसे ज़्यादा बात मुनासिब लगती है वो ये है कि ये एज जनाब 1798 में शुरू हुई थी, तो ख़त्म 1850 पे हुई। मैंने आपको बताया कि इसके शुरू होने पर भी डिबेट है कि ये शुरू कब हुई थी, वो डिबेट भी इंशाल्लाह आगे आ रही है, उसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फ़िलहाल ये जहन में रखिएगा कि 1850 में वर्ड्सवर्थ साहब की डेथ हुई थी, और उसके बाद फिर वर्ड्सवर्थ साहब की डेथ के बाद कोई ख़ास रोमांटिक काम देखने में नहीं आया। तो मैं तो इसी को इस एज का एंड मानता हूँ, और इस पर बहुत सारे लोगों का इत्तफाक भी है कि जी बाकायदा इसका एंड 1850 में हुआ, जब इस एज के बानियों में से सबसे इम्पॉर्टेंट बानी, सबसे इम्पॉर्टेंट बंदा हमारा वर्ड्सवर्थ साहब, और उनकी डेथ हुई विलियम वर्ड्सवर्थ की 1850। तो अगर आपको भी कहीं पर डेट मेंशन करनी पड़े तो ऊपर वाली डेट्स में जाने की बजाय आप 1850 पर ही टिक मार्क कीजिएगा। तो ये तो हो गई जनाब इसकी एंडिंग डेट के हवाले से बात। अब हम इसका दूसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो एज है ये बहुत सारे नामों के साथ किताबों के अंदर मेंशन्ड है, बहुत सारे इसके नाम हैं। मिसाल के तौर पर इसका एक नाम है एज ऑफ रिवाइवल, बहाली का ज़माना, यानी रोमांटिक एज के बहुत सारे नाम हैं और एक नाम है एज ऑफ रिवाइवल। तो इसके अंदर किस चीज़ की बहाली हुई? इसके अंदर एलिज़ाबेथन रोमांस की बहाली हुई। एलिज़ाबेथन दौर जो था, मलका एलिज़ाबेथ का जो दौर था, 15वीं-16वीं सदी का जो दौर था, वहाँ पे जो मलका के दौर में जो रोमांटिक चीज़ें लिखी गई थी उनकी बहाली हमें फिर देखने में आती है इसमें रोमांटिक एज में। इसके अलावा इस ज़माने में रिवाइवल ऑफ क्लासिकल मॉडल्स ऑफ पोइट्री के जो क्लासिकल मॉडल्स थे, पोइट्री के जो डिफरेंट शक्लें थीं पुराने दौर में, क्लासिकल दौर में, रोमन दौर में और ग्रीक दौर में, उन चीज़ों की बहाली भी हुई। मतलब सोनेट को बहाल किया गया, वो भी पोइट्री की एक शक्ल है, 14 लाइनों की नज़म है। इसके अलावा बैलेड को बहाल किया गया, इसके अलावा ऑड को बहाल किया गया, लिरिक को बहाल किया गया। तो ये सारी चीज़ें आपको पुराने ज़माने की याद कराती हैं कि पुराने ज़माने की चीज़ों की बहाली की गई। रिवाइवल ऑफ लव फॉर नेचर के लिए जो प्यार था उसकी भी बहाली आपको इसमें नज़र आती है। शायरों ने नेचर से लगाव के हवाले से बहुत सारी चीज़ें लिखी, तो इन सब चीज़ों की बहाली की वजह से ये एज ऑफ रिवाइवल भी कहलाती है। अच्छा दोस्तों, इसके अलावा ये एज ऑफ रिवोल्ट भी कहलाती है, यानी बगावत की एज भी है। किसके ख़िलाफ़ बगावत की और किसने की? तो बगावत की जनाब रोमांटिक पोइट्स ने। और किसके ख़िलाफ़ बगावत की? उन्होंने ऑगस्टन एज की आर्टिफिशियलिटी के ख़िलाफ़ बगावत की, क्योंकि रोमांटिक एज से बिल्कुल पहले ऑगस्टन एज थी और वहाँ पर बहुत ही आर्टिफिशियल लिटरेचर लिखा गया था, बहुत ही मसनूई ज़ुबान इस्तेमाल की गई थी, मसनूई जज्बात इस्तेमाल किए गए थे, और वो पोइट्री, वो लिटरेचर आम आदमी के लिए नहीं था, वो शहर के पढ़े लिखे लोगों के लिए था, और वो सख्त किस्म की ज़ुबान में लिखा जाता था कि आम लोगों की समझ में नहीं आता था। तो लिहाजा उसके ख़िलाफ़ भी ये जो एज है इसके अंदर बहुत ज़्यादा बगावत की गई। इसके और भी नाम है, एज ऑफ वर्ड्सवर्थ, क्योंकि इस एज में वर्ड्सवर्थ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट शायर थे तो उनके नाम से मशहूर है। एज ऑफ नेचर, क्योंकि इसमें नेचर का बहुत ज़्यादा शायरी में जिक्र मिलता है। एज ऑफ पोइट्री, क्योंकि इसके अंदर पोइट्री ही ज़बरदस्त किस्म का जॉनरा बन के उभरा है। आपके तमाम इंग्लिश मशहूर तरीन इंग्लिश पोइट्स आपको इसी एज में मिलेंगे। रोमांटिक मूवमेंट भी इसका एक नाम है, वो हम ऑलरेडी देख चुके। रोमांटिक एरा भी इसको कहा जाता है। तो ये सारे एक ही एज के नाम हैं, आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। आखिरी नाम बहुत इंपॉर्टेंट, रेनेसांस ऑफ वंडर। रेनेसांस का मतलब भी याद रहे बहाली है, और रेनेसांस आया था जी एलिज़ाबेथन दौर में 15वीं-16वीं सदी में यूरोप में, और फिर बाद में इंग्लिश कंट्री में आया था। तो वंडर का मतलब है हैरानी। तो प्यारे दोस्तों, जो रोमांटिक पोइट्स थे वो अपने इर्द गिर्द मौजूद खूबसूरती को देख के बहुत ज़्यादा हैरान होते थे, बहुत ज़्यादा मुतासिर होते थे, और वो उन चीज़ों को देख के इंस्पायर होते थे और उनको अपनी पोइट्री में शामिल करते थे। मिसाल के तौर पर नेचर को देख के बड़े वो हैरान होते थे,
और इसके अलावा वो पोइट्री की मुख्तलिफ़ फॉर्म्स को देख के बहुत हैरान होते थे, जिनको पुराने दौर में शायरों ने अडॉप्ट किया, रोमन ने, ग्रीक्स ने। वो उस दौर की वो शायरी को देख के बहुत हैरान होते थे। इसके अलावा वो बच्चों का बचपना देख के बहुत हैरान होते थे, और भी बहुत सारी चीज़ें थीं जो उनको बहुत हैरान भी करती थी, बहुत खुश भी करती थी, और वो उन चीज़ों को फिर अपनी पोइट्री के अंदर बयान करते हैं। तो इसको हम रेनेसांस ऑफ वंडर भी कहते हैं, यानी हैरानी की बहाली। तो वो वंडर जो थी वो वापस आई थी इस दौर के अंदर, जो आपको बाकी दौरों में से सिर्फ एलिज़ाबेथन दौर में नज़र आती है, तो उसकी भी बहाली हुई। इसके अलावा स्टूडेंट्स, जो अब हम नेक्स्ट चीज़ पढ़ने जा रहे हैं वो ये पढ़ने जा रहे हैं कि कौन सी चीज़ें थीं जिन्होंने इस एज को शुरू करने में राह हमवार की है, कौन सी चीज़ें हैं जिन्होंने इस एज को स्टार्ट करने में हेल्प की है, किन चीज़ों ने इस स्टेज का जो है इस एज का स्टेज तैयार किया है। तो इस हवाले से पहली चीज़ जो मैं आपको, देखें ऊपर लिखा हुआ है, मेजर इन्फ्लुएंसेस एंड इंस्पिरेशंस फॉर रोमांटिक एरा। इन्फ्लुएंसेस का मतलब है असर करने वाली चीज़ें, और इंस्पिरेशंस का मतलब भी है मुतासर करने वाली चीज़ें। तो इन दोनों का एक ही मतलब है कि किस चीज़ ने रोमांटिक एरा को मुतासर किया और स्टार्ट किया। तो इसमें देखिएगा, पीपल्स फ्रस्ट्रेशन विद ऑगस्टन लिटरेचर। लोग ऑगस्टन लिटरेचर से, मैंने आपको बताया था कि बहुत ज़्यादा तंग आ चुके थे। ये जो लिटरेचर था ये बहुत ही मसनूई किस्म का लिटरेचर था और बड़ी हार्ड लैंग्वेज में लिखा हुआ था। लोगों को इस लिटरेचर से नफ़रत होना शुरू हो गई थी। इसके अलावा तो लिहाजा उनको कोई नई चीज़ चाहिए थी, तो फिर रोमांटिक एरा नई चीज़ बन कर आया, और वो लोग जो थे वो इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए। इसके अलावा हमने देखना है रोल ऑफ प्री रोमांटिक्स, के उन्होंने इस एज को स्टार्ट करने में क्या रोल प्ले किया। फिर कुछ नज़रियात दिए गए, फिर कुछ आइडियाज़ आए जिन्होंने रोमांटिसिज्म को जनाब स्टार्ट किया। फिर कुछ इवेंट्स ऐसे हो गए तारीख़ में कि उन्होंने भी रोमांटिक एज को स्टार्ट करने में बहुत अहम किरदार अदा किया। तो मैं पहले 2 पॉइंट्स को डिस्कस करता हूँ, लोगों का ऑगस्टन लिटरेचर से फ्रस्ट्रेट हो जाना, और प्री रोमांटिक्स का रोमांटिक एज को स्टार्ट करने में किरदार। तो पहला पॉइंट देखिएगा, ऑगस्टन लिटरेचर एंजॉयड अ फ्लीटिंग फेम विच ब्रीथ इट्स लास्ट सून। जो ऑगस्टन लिटरेचर था, यानी 18वीं सदी का जो लिटरेचर था, जो रोमांटिक एज से पहले था, उसकी शोहरत तो थी, लेकिन वो शोहरत आर्जी साबित हुई, और एक बार फिर लोगों ने रोमांटिक चीज़ों को फॉलो करना शुरू कर दिया। ये रोमांटिक चीज़ें उन्हें एडमंड स्पेंसर की शायरी में मिली थी, और ये मिल्टन के काम में मिली थी। तो उन्होंने फिर से स्पेंसर और मिल्टन को ही फॉलो करना शुरू कर दिया, क्योंकि एटलीस्ट इन दोनों शायरों की शायरी में कोई नई चीज़ उन्हें देखने को मिलती थी। इसके अलावा एक साहब थे 18वीं सदी के, जिनका नाम था जी जोसेफ वाल्टन। इन्होंने अलेक्जेंडर पोप को आड़े हाथों लिया। अपना एक ऐसे लिखा था, ऐसे ऑन पोप, ये जिसको मैंने थोड़ा डार्क किया है, 1756 में ये ऐसे आया। और उन्होंने कहा कि जी पोप साहब जो हैं वो कोई ख़ास पोइट नहीं है। वजह यह है कि इनकी शायरी के अंदर शायरी की इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही नहीं हैं, इनकी शायरी के अंदर इमेजिनेशन नहीं है, इनकी शायरी के अंदर इमोशंस नहीं हैं। तो उनकी शायरी पढ़ के लगता है कि ये बहुत लाइक बंदे ने लिखी है, लेकिन उनकी शायरी में जो शायरी की चीज़ें होना चाहिए वो मौजूद नहीं हैं। मतलब कि ज़बरदस्ती की शायरी लगती है, इसके अंदर इमेजिनेशन और इमोशंस हमें नज़र ही नहीं आते। तो उन्होंने ऑगस्टन एज के इम्पॉर्टेंट पोइट अलेक्जेंडर पोप पर तनकीद करनी शुरू कर दी। तो मतलब ये हुआ कि कुछ नई चीज़ चाहिए, पुरानी चीज़ें अब मुतासर कुन नहीं रहीं। फिर एडवर्ड यंग साहब थे, ये भी 18वीं सदी के मिड में, इनका तकरीबन मिड में इनका एक काम सामने आया, कंजेक्चर्स। कंजेक्चर्स कहते हैं जी गेस लगाना, किसी चीज़ के बारे में अंदाज़ा लगाना। ये 1759 में आया इनका काम, और इन्होंने क्या किया कि इन्होंने शायरों को पुराने दौर की शायरी के असूलों को नकल करने से मना किया, और उनसे कहा कि आप नेचर के ऊपर कुछ लिखें, और आप अपनी जहानत, अपनी सोच से कोई चीज़ सामने लेकर आएँ। ये नहीं कि आप पुरानी चीज़ों को ही नकल करते रहें, उन्हीं को स्टैंडर्ड मान कर ही उनका पीछा ना करते रहें, कोई नया काम लेकर आए। नेचर का जिक्र यहाँ पे आ गया। इसका मतलब है कि लोग चाहते हैं नेचर पर भी कुछ लिखा जाए। तो वो नेचर पे इज़हार रोमांटिक पोइट्री में बहुत ज़्यादा लिखा गया, यानी लोगों को नई चीज़ चाहिए थी तो वो नई चीज़ आ गई।
इसके अलावा बहुत सारी जो शायरी की शक्लें लोग भूल ही चुके थे, मसलन बैलेड को लोग भूल चुके थे, ऐसी चीज़ों को दोबारा याद किया गया। और किन्हों ने किया? ऐसे राइटर्स ने किया जी। मिसाल के तौर पर बिशप थॉमस पर्सी साहब ने इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा याद किया, बल्कि इन्होंने एक काम भी अपना लिखा जहाँ पर दुनिया के बेस्ट बैलेड्स को इन्होंने इकट्ठा किया। तो लोगों को अब पुरानी चीज़ों की याद आनी शुरू हो गई, फ्रेश चीज़ें उनको चाहिए थीं। तो मतलब ये हुआ कि वो चाहते थे कि उन शक्लों को इस्तेमाल करके, मुख्तलिफ़ शक्लों को इस्तेमाल करके नई चीज़ें उनमें डाली जाएँ और नई चीज़ को सामने पेश की जाए। इसके अलावा टॉमस ग्रे साहब जो थे, जो अपने काम एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्च यार्ड की वजह से बहुत मशहूर थे, इसमें उन्होंने नेचर को बैकग्राउंड बनाया था। इस शायर ने क्या काम किया? इन्होंने ये काम किया कि ये पहले पोप और ड्राइडन को फॉलो कर रहे थे ब्लाइंडली, जो ऑगस्टन एज के पोइट्स थे, लेकिन अचानक इन्होंने अपना रास्ता बदला और इन्होंने ऑड्स लिखने शुरू कर दी। यानी इन्होंने शायरी की उसी पुरानी शक्ल को रिवाइव किया, लेकिन नए तरीके से रिवाइव किया। इन्होंने पॉप और ड्राइडन को फॉलो करना बंद कर दिया, क्योंकि उनकी शायरी तो बहुत ही डिफ़िकल्ट शायरी बन चुकी थी। इसके अलावा रॉबर्ट बर्न्स साहब थे, ये पाइनियर ऑफ द रोमांटिक मूवमेंट कंसीडर होते हैं। ये एक स्कॉटिश शायर थे, लेकिन इसके बावजूद भी इनका इंग्लिश में बहुत ज़्यादा काम है। इन्होंने भी नेचर को अपने सबसे मशहूर काम अ रेड रेड रोज़ के अंदर इस्तेमाल किया। तो मतलब ये है कि लोगों ने रोमांटिक मूवमेंट की, रोमांटिसिज्म की चीज़ों को अपने कामों में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, उनकी तरफ इशारा करना शुरू कर दिया था, और ये जाहिर करना शुरू कर दिया था कि अब हमें कोई नई चीज़ चाहिए। इसके अलावा प्यारे दोस्तों, कुछ ऐसे नज़रियात आए, कुछ ऐसे आइडियाज़ आए जिन्होंने रोमांटिसिज्म की तरफ रहनुमाई की, रोमांटिसिज्म के लिए राह हमवार की। मिसाल के तौर पर फ़िलोसॉफ़िकल आइडियाज़ ऑफ जर्मन राइटर्स लाइक हीगल एंड कांट, लिबर्टी एंड इक्वालिटी। मिसाल के तौर पर हीगल और कांट, ये जर्मन राइटर्स थे, इनकी फ़िलासफ़ी सामने आई जिनमें लिबर्टी और इक्वालिटी का जिक्र किया गया, यानी आज़ादी और बराबरी। और याद रहे कि ये चीज़ें रोमांटिक पोइट्री के अंदर आपको मिलती हैं। रोमांटिक्स बिलीव करते हैं कि सभी इंसान आज़ाद हों और सभी इंसान इक्वली ट्रीट हों। तो ये भी चीज़ रोमांटिसिज्म को शुरू करने में बड़ी कारगर साबित हुई। इसके अलावा फ्रेंच राइटर्स जो थे, जैसे कि रोसू और वोल्टेयर की भी फ़िलासफ़ी सामने आई। इन्होंने ये चीज़ ज़रूर प्रोफेस की, ये चीज़ ज़रूर इस चीज़ का प्रचार किया अपनी फ़िलासफ़ी में कि गॉड और नेचर एक ही चीज़ हैं, और इस कंसेप्ट को इन्होंने पैंथिज़म कहा। और ये पैंथिज़म हमें वर्ड्सवर्थ की पोइट्री में नज़र आता है, क्योंकि वर्ड्सवर्थ का बिलीव था कि गॉड नेचर की हर चीज़ में है। तो ये चीज़ हमें उसमें मिली। तो इसका मतलब है कि ये चीज़ जो ये राइटर कहे गए थे, इनसे काफ़ी इंस्पायर होकर फिर वर्ड्सवर्थ ने अपनी पोइट्री की फ़िलासफ़ी को डिज़ाइन किया और इस चीज़ को अपनी नज़मों में इस्तेमाल किया। उसके अलावा ये जो ऊपर मैंने नाम लिया था फ्रेंच राइटर रोसू का, रोसू को जनाब कहा जाता है फादर ऑफ रोमांटिसिज्म, कि ये रोमांटिसिज्म के फादर थे। इन्होंने पहले ही ऐसी चीज़ें बतानी शुरू कर दी थी, अभी रोमांटिसिज्म बाकायदा शुरू भी नहीं था हुआ, जो चीज़ें बाद में रोमांटिसिज्म की बुनियाद बनी। और इनके ये मंदरजा झैल नारे आपको ज़रूर याद रहें। इन्होंने इंसान की डिग्निटी के ऊपर बहुत ज़ोर दिया। याद रहे, रोमांटिक्स की पोइट्री में भी आपको इंसान के ऊपर बहुत सारा काम मिलेगा और वो कॉमन मैन को बहुत ज़्यादा अहमियत देते नज़र आएंगे। इसके अलावा इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर ऑन द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी, इन्होंने थ्योरी दी थी कि नेचर जो थी वो इंसान की पर्सनैलिटी को बहुत डेवलप करती है। यही चीज़ आपको रोमांटिक की पोइट्री में मिलेगी। इसके अलावा इन्होंने कहा था गो बैक टू नेचर एंड मैन इज़ बॉर्न फ्री, नेचर की तरफ वापस चले जाएं। और ये भी नारा लगाया था इन्होंने कि इंसान आज़ाद पैदा हुआ है। और याद रहे, रोमांटिक्स भी इंसानी आज़ादी के बहुत बड़े फॉलोअर्स हैं, बहुत बड़े प्रीचर्स हैं। वो हमेशा कहते रहे हैं कि इंसान आज़ाद है। इसके अलावा जनाब इंग्लिश कुछ राइटर्स ने भी रोमांटिक स्पिरिट को रोमांटिक पोइट्स के अंदर डाला था। इन्होंने रोमांटिसिज्म आने से पहले ही रोमांटिक बातें करनी शुरू कर दी थी। मिसाल के तौर पर एडमंड बर्ग साहब ने, ये ब्रिटिश फ़िलासफ़र थे, और विलियम गॉडविन साहब ने, ये भी ब्रिटिश फ़िलासफ़र और राइटर थे। इन्होंने इनकलाबी और नए नए आइडियाज़ रोमांटिक्स के अंदर फूंके। मिसाल के तौर पर शैले के अंदर और बायरन के अंदर हमें इन दो फ़िलासफ़र्स की बहुत सारी फ़िलासफ़ीज़ नज़र आती हैं, और शैले को तो बाकायदा इनकलाबी शायर भी कहा जाने लगा। तो प्यारे दोस्तों, ये सारे वो लोग थे कि जिन्होंने रोमांटिक्स के लिए बाकायदा स्टेज तैयार किया और रोमांटिक चीज़ों की ज़रूरत और रोमांटिक चीज़ों के
होने की तरफ इशारा ये लोग करते रहे कि जी कुछ नई चीज़ ज़रूर सामने आए। अच्छा, उसके बाद मैं आपको कुछ तारीख़ी वाक़यात बताऊंगा। इन्होंने भी रोमांटिसिज्म की जो एज थी, जो ज़माना था, उसको शुरू करने में बहुत अहम किरदार अदा किया था। मिसाल के तौर पर फ्रेंच रेवोल्यूशन आया तो रोमांटिक्स बहुत मुतासिर हुए। इसके अलावा क्योंकि इसका नारा था लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, यानी आज़ादी मिले, बराबरी मिले और आपस में प्यार, मोहब्बत, भाईचारा हो। ये चीज़ रोमांटिक्स को बहुत भाई और उन्होंने इस चीज़ को अपनी शायरी के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया। इसके अलावा अमेरिकन इंडिपेंडेंस होगी। अमेरिका जो था वो ब्रिटिश से, बरतानिया से आज़ाद हो गया। इस चीज़ ने भी रोमांटिसिज्म को बहुत ज़्यादा तक़वियत पहुंचाई है। इस वाक़े ने भी रोमांटिक्स को बहुत ज़्यादा मुतासर किया है, क्योंकि वो भी चाहते थे कि इंसान को आज़ादी मिले और इंसानों में बराबरी आए और इंसानों में प्यार और मोहब्बत हो। तो ये चीज़ें भी उनकी शायरी को बहुत ज़्यादा लाइट देती हैं, उनकी शायरी को बहुत ज़्यादा जला बख्शती हैं। इसके अलावा देखिए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया और ये भी रोमांटिक्स के लिए एक इंस्पिरेशन मिल गया। तो ये सारी वो चीज़ें थी प्यारे दोस्तों जिन्होंने रोमांटिक्स के लिए एक स्टेज तैयार किया। लोगों ने ज़माने को बताना शुरू कर दिया कि अब हमें ऑगस्टन लिटरेचर की ज़रूरत नहीं है, अब हमें किसी ऐसी चीज़ की ज़रूरत है जिसको लोग पसंद करें और जो नई चीज़ हो और जो नेचर की तरफ वापस जाए और जो लोगों के लिए ताज़ा हवा का झोंका साबित हो। तो इसमें कोई शक नहीं है कि रोमांटिसिज्म या रोमांटिक एज लोगों के लिए ताज़ा हवा का एक झोंका साबित हुई। अब मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में प्यारे दोस्तों आपको तफसील से बताऊंगा कि रोमांटिक पोइट्स की कितने ग्रुप्स हैं और उनका कंट्रीब्यूशन भी बताऊंगा। इसके अलावा मैं एक और काम करूंगा कि रोमांटिक पोइट्री की तकरीबन तमाम मैं जो सिग्निफिकेंट फीचर्स हैं वो इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शेयर करूंगा। जितनी ये वीडियो इंपॉर्टेंट थी, याद रहे, उतनी ही पेपर के लिए या एग्ज़ाम के लिए अगली वीडियो भी इंपॉर्टेंट होगी। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।